ठीक है, नया चीज बिल्कुल नहीं पढ़ना है। नया चीज बिल्कुल नहीं पढ़ना है। और ये मॉक मॉक विजन का, फोरम का। ठीक है, जो एक्सपीरियंस है वो लगाइए। 3 दिन पे एक, यानी 3 दिन पे भी एक लगाते हैं तो 10 मॉक टेस्ट होगा। टोटल 10 FLT हो जाएगा। इसमें से कोशिश करिए कि पांच GS1 का सी सेट को कभी भी इग्नोर नहीं करना है, और 5 C सेट का, दोनों का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। कोई भी एक इधर उधर से होगा, रिजल्ट बेकार हो जाएगा। तो 10 FLT का रखिए, 5 GS1 से, और जनरल स्टडीज पेपर 1, और सी सेट का 5। ठीक है, 25 अप्रैल का टाइम दिया था, यहाँ तक हो जाना चाहिए। सिंपल सा मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से। लास्ट ईयर कट ऑफ, इस बार का तो कट ऑफ पता नहीं है, लेकिन हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लेते हैं कि +- 90 हुआ होगा, तो लगभग 92 कट ऑफ मान लेते हैं जनरल स्टडीज पेपर 1 का। और सी सेट का तो फिक्स है, हमें पता है 67 मार्क्स लाने हैं। ठीक है, इसका तो हमें पता है कंफर्म कि ये लाना है। अगर एग्जाम से 1 मंथ बिफोर अगर इतने मार्क्स नहीं आ रहे जनरल स्टडीज पेपर 1 में, और फिर सी सेट्स में नहीं आ रहे हैं, चलो ये डायनेमिक है, ठीक है, थोड़ा सा इसको 92 की जगह अगर आपका 80 आ रहा है तो हम समझ सकते हैं, चांसेस हैं। एक महीने में एक्टिव रिवीजन करिएगा, चीज़ों को जो सिली मिस्टेक्स वगैरह कर रहे हैं उसको अवॉइड करिएगा, तो इन्हांस हो जाएगा 80 से। ठीक है, 75 भी आ रहा है तो इन्हांस हो जाएगा 20 मार्क्स का। फिर उसके बाद हमने क्या सोचा है, लास्ट लास्ट वीक में 2024, 23, 22, 21, 3 साल का पेपर को हम लोग लाइव सॉल्व करेंगे और दिखाएंगे कि पेपर को कैसे सॉल्व करना है। या उससे पहले ही नेक्स्ट वीक में 25 क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा कि रियल एग्जाम में हमें क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो ये सब सिली मिस्टेक्स और ये सब ट्रिक्स हैक्स का यूज करके ये बढ़ाया जा सकता है, लेकिन सी सेट में कोई ब्रिज नो स्पेस। रिवर्स एलिमिनेशन टेक्निक, बहुत सारे लोग ना, रिवर्स एलिमिनेशन टेक्निक आरसी का जो मैंने यूट्यूब पे डाला है, और इन वीडियो को वही लोग अप्रिशिएट कर पा रहे हैं जिनका 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट हो गया है। तो जो लोग पहले अटेम्प्ट वाले हैं तो थोड़ा सा इसको इग्नोर नहीं करिए, इसकी इम्पोर्टेंस को समझिए। ये इसी तरह नहीं निकल के आया है। और जितनी भी बातें हो रही हैं वहां पे लॉजिकल बातें हो रही हैं, तो उसको आप लीजिए। और 27 आउट ऑफ, अगर 22 भी नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लमेटिक, यानी लेक्चर आप अच्छे से, सेशंस अच्छे से नहीं देख पा रहे हो, चीजों को ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो, या हल्के में लेके बैठे हुए हो। ठीक है, तो इतना बताना था। और देखो, अब मान लेते हैं आपको लग निगेटिविटी से दूर रहना है कि एग्जाम मेरा होगा कि नहीं होगा। देखो, होगा चाहे नहीं होगा वो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में है हार्ड वर्क। वो आपको करते रहना। आपने सोच रखा है कि आपको आईएएस बनना है, ठीक है, तो मेहनत तो आपको कंटिन्यू करते रहना होगा। बैठ जाओगे आप छोड़ के प्रिपरेशन तो कभी बन पाओगे भी नहीं। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ ही आईएएस निकलेगा, नहीं तो 2 साल 3 साल 4 साल बर्बाद करके फिर शादी का टाइम आ जाएगा, फिर दूसरे चीजों का टाइम आ जाएगा, घर से प्रेशर आ जाएगा, और फिर पढ़ने का इच्छा भी कम हो जाता है। फिर मेमोरी, और बार बार वही लक्ष्मीकांत और मॉडर्न एक्सपेक्ट्रम, एंशियंट मेडाइवल आर्ट एंड कल्चर, इकोलॉजी, वही पढ़ना काफी टफ होता है। ठीक है, तो ये बातें मेरे सीनियर्स हमको बताते थे, तो उस समय समझ में नहीं आता था, लेकिन अब समझ में आता है कि हाँ, वो एक टाइम पे सही बताते थे। तो अगर कोई सीनियर आपको बता रहा है तो उसको थोड़े से सीरियसली लेना है चीजों को, कि वो क्यों बता रहा है, वो उस रास्ते से गुजर चुका है। अभी जितना आप एनर्जी को झोंक सकते हैं आप इसको झोंकिए, और मेहनत करिए। और उसके सिवाय आपके हाथ में कोई कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते हो मेहनत के सिवाय। और साथ में थोड़ा सा स्मार्ट होके काम करना है। थोड़ा सा स्मार्ट होके काम करना है। सारा से आज फोन पे बात हुई, सारा ने मैसेज मैसेज करा, निगेटिव मैसेज करा, मैंने तुरंत कॉल बैक करा सारा को, सारा सेशन में होंगी शायद, तो तुरंत मैंने कॉल व्हाट्सएप कॉल बैक करा और उनको काम डाउन करा, और बोला कि ठीक है, मॉक में अच्छा मार्क्स नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आपको के हाथ में जो है हार्ड वर्क, वही करते रहिए। विद इन ए मिनट मैंने उनको कॉल बैक करा, बोला कि नहीं, फिर इनका दिन पूरा पूरा दिन खराब हो जाएगा, करीब 11 12 या 1 हो रहा था। तो मैंने उनको समझाया, चलिए हम लोग आते हैं। किसी को कोई क्वेश्चंस वगैरह? और एक चीज और, जो हम लोग अभी सेशन ले रहे हैं प्रीलिम्स इसेंशियल, इसको कैसे यूटिलाइज करना है।
कुछ कुछ चैप्टर में एनडीए और ईपीएफओ के क्वेश्चंस को हटा दिया गया है, क्योंकि वहां से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें निकल के नहीं आ रही थी। लास्ट में उसकी जगह 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लक्ष्मीकांत से ही निकाल के पुट अप करा गया, आपको दिखाएंगे हम। वो ज्यादा और ज्यादा बेहतर और कंसोलिडेटेड फॉर्म में आपको मिल जाएगा। ये इसको मटेरियल के रूप में नहीं लेना है, ठीक है, मटेरियल के रूप में नहीं लेना है, और इससे रिवीजन नहीं करना है। इससे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में जाके, या बुक में डायरेक्टली जाके स्टिकी नोट पे कर लीजिए। इससे रिवीजन नहीं करना है। इससे चीजों को लेकर यहाँ जो भी समझ में आया, इन सब सारी चीजों को लेके अपने क्लास नोट से ही रिवाइज करना है। ये मटेरियल आपको हम नहीं प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। वो बल्कि होते जाएगा, फिर बर्डन ज्यादा होगा, टाइम भी कम है। एज ए मटेरियल इसको यूटिलाइज नहीं करना है 2025 वाले जो 25 मई को एग्जाम दे रहे हैं। इनको यहाँ से जो भी समझ में आए अपने लक्ष्मीकांत के बुक में, मॉडर्न हिस्ट्री के बुक में, ज्योग्राफी के बुक में, क्लास नोट्स में जाके करना है। 2026 वाले इसको प्रिंट आउट करा के 2026 वाले प्रिंट आउट करा के इसको अच्छे से स्टडी करेंगे, लेकिन 2025 वाले यहाँ से चीजों को ग्रास्प करेंगे और इसको फाइल अप नहीं करेंगे, फोल्डर में रख लेंगे, या आप हमें कभी भी बोलिएगा तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो 2025 वाले इसको कंपाइल नहीं करेंगे। यहाँ से चीजों को 1 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट जो भी इंपॉर्टेंट लगे आपको वो नोट डाउन करना है। 2026 वाले इस पे काफी प्रिंट आउट करके इसको एक जगह कलेक्ट करके चीजों को समझ कर सकते हैं। चलिए, और हम लोग थोड़ा सा ज्यादा डील भी नहीं करेंगे चीजों को, और प्रिसाइजली हम लोग चीजों को देखते चलेंगे। किसी के पास कोई क्यूरीज वगैरह? सब किसी को कोई क्यूरीज वगैरह नहीं है? नो सर। ठीक। तो चलिए, साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग आज डील करेंगे, और ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन के सारे चैप्टर्स को ये ब्रीफली डील करता है। और ये इम्पोर्टेंट क्या है, वो एक सर पीडीएफ शेयर कीजिए। हाँ, सेशन के बाद शेयर करेंगे। सेशन के बाद यही पीडीएफ शेयर करेंगे। जिसको बिना लिखा हुआ पीडीएफ प्रिंट आउट के लिए चाहिए तो वो हमें पर्सनली मैसेज करके या दोनों डाल देंगे, ठीक है। 2025 वाले पीडीएफ कंपाइल नहीं करेंगे, ज्यादा अपने जो मेन रिसोर्स बुक्स और नोट्स हैं उसमें जाके एडअप करेंगे। हाँ, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के सारे चैप्टर्स को कवर करता है, और वहां से काफी सारे पॉइंट्स आते हैं, और लक्ष्मीकांत ने इसको अच्छे से। हाँ, और इसेंशियल में जैसे मान लीजिए अभी डिस्कस हो रहा है साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो कल आपको या सेशन के बाद बुक खोल के 10 ही बजे 11 बजे आप लोग मैसेज करते हो कंप्लीटेड कंप्लीटेड, कम से कम 1 बजे तक होना चाहिए। 12 12 बजे तक एटलीस्ट 12 बजे तक होना चाहिए, फिर सुबह में 7 8 बजे से स्टार्ट हो जाना चाहिए कहानी। अभी अगर 2 घंटे भी एक्स्ट्रा पढ़ते हो तो 7 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ोगे। 7 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ने का मतलब 2 बुक फिर से कंप्लीट कर सकते हो। तो अभी जितना खींच सकते हो खींचिए, और डाइट का ख्याल रखिए, ठीक है। डाइट अच्छा हेल्दी डाइट्स लीजिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जाके लक्ष्मीकांत में देखना है। 2023 में क्वेश्चन आया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में, ये पता होना चाहिए आपको। और ये क्या टेस्ट करता है, ये एग्जामिनर इस क्वेश्चन को पूछने से पहले उसके दिमाग में क्या है कि आपको हिस्टोरिकल रूट्स के बारे में पता है कि नहीं, ठीक है। की टेक अवेज जो इम्पोर्टेंट चीज है, इसका मीनिंग्स हम लोग 1 लाइन में आगे देखेंगे। तो हमें क्या, आपको क्या करना चाहिए, जैसे मैं ही एक स्टूडेंट की तरह अगर सेशन ये देख रहा हूँ, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, 2 लाइन तो पता ही होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब आया है, ठीक है। सबसे पहले पहला जो डे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का था वो 9/11 था। 9 था, फिर 2 दिन का गैप था 11, फिर उसके बाद 13, ठीक है। ये सारे तीनों इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इसमें सच्चिदानंद आते हैं, फिर उसके बाद राजेंद्र प्रसाद, फिर 13 को पास होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में हमें 2 3 की पॉइंट्स बोला, आपके माइंड में 2 3 पॉइंट आ जाना चाहिए। नहीं आया यानी अभी रिवीजन और अच्छे से नहीं पढ़े हो, तो अभी जाके पढ़ना है या कल पढ़ना है, जैसा जिसका शेड्यूल होगा। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, यही सब सीखना है कि यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया है तो हमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे 2 3 पॉइंट्स पता होने चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में पूछ रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में करा था, केशवानंदा भारती केस 1973। पार्लियामेंट कैन नॉट अल्टर और डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डिसाइडेड है कि नहीं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द, क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, लिस्ट दिया हुआ है। उसको एक बार थोड़ा सा कर्सरी निगाह से देख लेंगे कि क्या क्या है, मतलब रिस्ट्रिक्टेड है या इवोल्व हो रहा है, ये सारी चीजें। क्वासी फेडरल का मतलब क्या होता है, ठीक है। और ये
टेस्ट क्या करना चाहता है, हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ टेस्ट करता है। जैसे यूपीएससी के जो क्वेश्चन सेटर होते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, तो साथ में उनको नोटिंग भी करना पड़ता है कि ये क्वेश्चन किस वजह से पूछा जा रहा है और इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट है। तो उसी बेसिक चीज को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करा गया है कि ये फोकस ऑन द फेडरल एंड यूनिटरी फीचर्स क्या है। आर्टिकल 356 स्ट्रॉन्ग सेंटर, मतलब जो रिजिड, मतलब एक एकल व्यवस्था वाला। आर्टिकल 356 है सिंगल सिटीजनशिप है, ऑल इंडिया सर्विसेज, और फिर बाद में ब्लेंड ऑफ द फेडरल एंड यूनिटरी फीचर्स है। तो स्ट्रॉन्ग सेंटर के बारे में ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंटर। ठीक है। डीपीएसपी, डीपीएसपी के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया 2020 में, कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से, नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। ठीक है। लक्ष्मीकांत आप पढ़ोगे तो वहां पे डिबेट भी दिया हुआ है कि इसको नॉन जस्टिसेबल क्यों बनाया गया है। फिर उसके बाद राइट टू एजुकेशन हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके थे। 86 अमेंडमेंट 2002, और आर्टिकल 21A में है 6 से 14 सालों के लिए। ये तो याद होना चाहिए ना, ये सब चीजें, ये अभी जो एक्टिव रिवीजन करना है तो ये सब चीज फैक्ट्स पे ध्यान देना है। अभी जो रिवीजन हम लोग करेंगे तो ये सब चीजों पे, फैक्ट पे ध्यान देंगे। Suspension of fundamental rights during emergency is borrowed from which constitution? तो जर्मनी का वीमर कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 352। ठीक है। टर्म सेकुलर कब ऐड हुआ, मतलब ये था कि नहीं था, ये पता होना चाहिए कि इसको ऐड करा गया 42nd अमेंडमेंट 1976। कौन कौन सा? सेकुलर, सोशलिस्ट, तो प्रियम्बल। और एक इंटीग्रिटी वर्ड भी था, 3 वर्ड को जोड़ा गया था। ठीक है। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स पूछ रहा है, फिर उसके बाद वही सेम चीज पार्ट 4A के बारे में ये क्वेश्चन डील करा था। जस्ट मैं हाईलाइट और फोकस कर रहा हूँ। कंकरेंट लिस्ट जाके आप पॉलिटी में देखोगे कि कंकरेंट लिस्ट में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों लॉ बना सकता है, बट द सेंटर्स लॉ यानी पार्लियामेंट्स लॉ विल प्रिवेल। ठीक है। चेक्स फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, ये कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर उसके बाद लिस्ट 3, लिस्ट 1 हो गया आपका यूनियन का, लिस्ट 2 स्टेट का, फिर लिस्ट 3 में ये कनकरेंट वाला आता है। ठीक है। फिर उसके बाद रेजुडरी लिस्ट आता है, जो स्टेट को होना चाहिए था लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन को दिया गया है। रेजुडरी पावर यूनियन के हाथ में है। सिंगल सिटीजनशिप के बारे में तो आप सिटीजनशिप जब पढ़ोगे चैप्टर, तो वहां पे ध्यान दोगे कि अनलाइक यूएसए, यूएसए में 2 सिटीजन से, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो जब हम देखेंगे यहाँ पे आर्टिकल को, सबको लगभग याद ही हो गया होगा। नेशनल स्टेट और फाइनेंशियल इमरजेंसी 3 तरह की होती है, 352 ऐसे किसी को समझा सकते हैं, मतलब कीवर्ड्स में कि 3 तरह का इमरजेंसी होता है। इसको लागू करने के लिए क्या प्रोविजन, हम लोग पढ़ेंगे आगे, क्या प्रोविजन है, क्या एक्सेप्शंस हैं। ये कुछ बोल रहा है सर, जामिया के ऐसे की तैयारी कैसे करेंगे? अभी अभी ये देख लीजिए, बाद में आप हमसे बात करें। 352, 356, 360। ठीक है। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आर्टिकल 13, जुडिशियल रिव्यू से आर्टिकल 13 क्लाउज 2 प्रिसाइजली, क्लाउज 2, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, ये जुडिशियल, ये तीनों चारों दे सकता है एग्जाम में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में यहाँ पूछा गया है। तो उसके बाद यहाँ पे क्या टेस्ट कर रहा है? कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। प्रियम्बल समराइजेस कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड ऑब्जेक्टिव्स। प्रियम्बल का क्या उद्देश्य है? तो वो समरी है पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल का वैल्यूज, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो वैल्यूज है उसको समराइज कर दिया गया है, और उसके ऑब्जेक्टिव को। तो यही क्वेश्चन बना सकता है प्रियम्बल पर। और 4 तरह का, इसी तरह के ब्रॉड ऑप्शंस को ला के दे सकता है, और उसमें से जो ज्यादा ब्रॉड होगा तो ये एक ऑप्शन डाल के वहां पे सही किया जा सकता है। इंजीनियरिंग सर्विसेज, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में यहाँ पूछा गया है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज आपको मैंने पिन करके रखा है, वो याद होना चाहिए। 51A, सारे फंडामेंटल ड्यूटीज याद होने चाहिए मेंस पर्सपेक्टिव से भी। ताबिया हमारे साथ हैं। यस सर, यस सर। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, ये आयरलैंड, आयरलैंड से लिया गया है। मतलब कहने का मतलब ये देखो, क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ और हाईलाइट कर रहा हूँ कि आपको इसको सोर्स नहीं मानना है।
यहाँ से आधे घंटे का क्लास चलेगा, आधे घंटे 45 मिनट्स मैक्सिमम, इसको वाइंड अप करना है, चीजों को लेना है और चैप्टर में जाके ऐड ऑन करना है, देखना है कि आप इसमें से कितना आपको आता है, कितना नहीं आता है, जो नहीं आता उसको जाके कंसोलिडेट करना है। तो वही डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल, यहाँ पे देखो क्वेश्चन रिपीट हो गया, ऊपर में हमने सेम चीज पढ़ा था डीपीएसपी के बारे में। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी इंस्पायर्ड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी क्वेश्चन रिपीट है। अमेंडमेंट एडेड सेकुलर, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट, ये भी क्वेश्चन रिपीट है, कौन सा वर्ड, ये सोशलिस्ट के बारे में पूछा था, लेकिन तीनों वर्ड हमें याद होना चाहिए। कंकरेंट लिस्ट, माइक ऑफ करिए, कंकरेंट लिस्ट, ठीक है, शेड्यूल 7 में है यही, माइक ऑफ करिए। चलो ठीक। तो क्वासी फेडरल, ठीक है, क्वासी फेडरल है, और क्वासी फेडरल का मतलब क्या होता है, फेडरल और फेडरल एंड यूनिटी बैलेंस, यूनिटरी बैलेंस, दोनों को फेडरल और यूनिटरी जो टेंडेंसी होती है, जो रेजिडरी पावर जो यूनियन के हाथ में दे दिया गया है, तो वो यूनिटरी फीचर्स है, और फेडरल और यूनिटरी को बैलेंस करने के लिए क्वासी फेडरल टर्म है। स्ट्रॉन्ग सेंटर, आर्टिकल 356 डिनोट करता है, ये एग्जांपल हो सकता है स्ट्रॉन्ग सेंटर, जैसे मान लो मेंस का भी आप आंसर राइटिंग कर रहे हो और स्ट्रॉन्ग सेंटर के बारे में बताना है, तो आर्टिकल 356 यहाँ पे बता सकते हो। फिर ऑल इंडिया सर्विसेज, सिंगल सिटीजनशिप, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ यूनिटरी फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर अगेन रिपीट हो रहा है, क्या क्या रिपीट हो रहा है आप वो देखते जाओ। केशवानंदा भारती केस 1973, parliament cannot alter the basic structure of the constitution, लेकिन दिस इज फिलोसॉफिकल एंड हाइपोथेटिकल। अभी सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड नहीं करा है कि क्या क्या चीजें है, और केस टू केस बेसिस पे धीरे धीरे वो इवॉल्व होता जा रहा है कि हमारा प्रियम्बल बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18 बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो धीरे धीरे इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो धीरे धीरे इवॉल्व होता जा रहा है। सीएपीएफ एसी का क्वेश्चन देखते हैं, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट। तो आर्टिकल 1 क्या टेस्ट करता है, ये छोड़ दीजिए, यूनियन ऑफ स्टेट इंडस्ट्रक्टिबल लाइक फेडरेशन, ये वर्ड कौन यूज करा है, तो ये भी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कि अनलाइक यूएसए में क्या हुआ था, यूएसए में सारे स्टेट छोटे छोटे जो यूनिट्स थे वो सब एक इकट्ठा हुए और एक मीटिंग बुलाया और एक सेंटर का इस्तेमाल हुआ, मतलब एक यूनियन को फॉर्म करें। लेकिन इंडिया में क्या था, एक एक सेंटर था और सब इधर उधर भागे जा रहे थे, सब इधर, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल सबको पकड़ पकड़ के पीट पीट के इसको यहाँ पे लाके सबको इकट्ठा करा। तो यहाँ पे इकट्ठा करा तो इम्पोर्टेंस किसका है, यहाँ ये सिंगल वाला इम्पोर्टेंस है, तो इसकी जो अहमियत है ज्यादा है, इंडेस्ट्रक्टिबल है और दीज आर डिस्ट्रक्टिबल। बट यूएसए में जस्ट इसका अपोजिट हुआ था, इस वजह से वहाँ की कंटेक्स्ट कुछ और था, ठीक है। रूल ऑफ द लॉ, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है, इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 डिफाइन करता है उसको, सेकुलर वर्ड अगेन आ गया यहाँ पे, प्रियम्बल में भी मेंशन है, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 25 to 18 गारंटी रिलीजियस फ्रीडम, वो भी सेकुलर सेकुलर कोड दिखाता है। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है। तो आर्टिकल 359 काफी अच्छे से पढ़ना, हम लोग लास्ट लास्ट में भी आर्टिकल 358 और 359 पढ़े थे, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जाके उसको देखे होंगे। प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को नहीं कर सकते, ठीक है। ये किस में मेंशन है, आर्टिकल 359 में। एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, एंटी डिफेक्शन लॉ आया, 3 पॉइंट आए से निकल के आना चाहिए। पहला चीज क्या है, 52nd अमेंडमेंट 1985 10th शेड्यूल को ऐड करा है, क्यों, प्रिवेंट पार्टी स्विचिंग और स्ट्रेडिंग, बात यहीं पे खत्म हो गई। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किसमें है, तो पार्ट 4 में है, आर्टिकल 36 to 51, 36 से लेके 51 तक हर आर्टिकल याद होना चाहिए, एक एक लाइन में कीवर्ड्स ऐसे आगे हम लोगों ने ऐड करा है उसमें।
लेकिन आपको अभी से ही सारा चीज 5 से 10 मिनट डेली देखोगे तो एक महीने में सब चीज याद हो जाएगा। क्या क्या याद होना चाहिए? फंडामेंटल ड्यूटीज हर याद होना चाहिए, क्या क्या फंडामेंटल ड्यूटीज एटलीस्ट पता होना चाहिए कीवर्ड्स। लेकिन ये फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सा है। फिर उसको पॉलिटी में काफी अच्छे से लिबरल, इंटेलेक्चुअल, गांधीयन, सोशलिस्ट अच्छे से कैटेगराइज किया है, तो वहां पे और अच्छे से समझ सकते हो आप जाके। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द फंडामेंटल ड्यूटीज? तो काफी इजी क्वेश्चन है। पार्ट 4A 51A, बार बार रिपीट हो रहा है कहने का मतलब हर आर्टिकल आपको याद होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट 51A और G पूछ देगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम हो जाएगा वहां पे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोरोड फ्रॉम वेयर? आयरलैंड। अगेन ये कहीं ना कहीं रिपीट हो रहा है, आप देख रहे हो। विच अमेंडमेंट एडेड द सोशलिस्ट एंड सेकुलर? मालूम ही है आपको, 42nd अमेंडमेंट। क्वेश्चन घुमाया जा रहा है, क्वेश्चन को घुमा के अल्टर करके उसके कंटेक्स्ट को चेंज करके, बट द कोर रिमेन्स द सेम। कोर रिमेन्स द सेम। क्या कि 42nd अमेंडमेंट दैट इज कॉल्ड द मिनी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारे अमेंडमेंट्स लाए थे, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है 42nd अमेंडमेंट। तो ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए। What is the nature of Indian Constitution described in the preamble? Sovereign, socialist, secular, democratic, republic। ठीक है, अब ये 5 कीवर्ड है, पांचों का एक लाइन में पता होना चाहिए कि सॉवरेन अगर पूछ दिया जाए तो 2 वर्ड में बताना है सॉवरेन। ठीक है, सोशलिस्ट पूछ दिया गया, आगे आएगा। राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14, ये थोड़ा सा कौन सा क्वेश्चन है, ईपीएफओ का है। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, वही आर्टिकल 359, घूम फिर के वही आएगा। 359 पे कमांड करना है, 358 पे कमांड करना है। 352, 356 और 360 तो हमें पता ही है, लेकिन इमरजेंसी वाले में इसको और अच्छे से हम लोग डील करेंगे। सीडीएस एग्जाम में देखते हैं क्या है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में अगेन केशवानंद। ठीक है, विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड इंडियाज फेडरल सिस्टम? तो कनाडा से इंस्पायर्ड था। फंडामेंटल ड्यूटीज वेर एडेड बाय विच अमेंडमेंट? 42nd अमेंडमेंट 1976। कौन कौन सा था ये याद होना चाहिए। घिस कर वही आ जा रहा है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल बोरोड बाय विच? ये फंडामेंटल राइट डायरेक्टिव, ये थोड़ा सा हल्का है तो हल्का क्वेश्चन है यहाँ पे। आयरलैंड से नॉन जस्टिसेबल, आर्टिकल 36 to 51। CDS 2 में विच आर्टिकल डिफाइंस इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट? आर्टिकल 1, इंडस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, जो मैंने वहां पे एग्जांपल के तौर पे समझाया था। यहाँ पे सेंटर है, सबको खींच के हम लोग लाए। बिस्मार्क ऑफ इंडिया, दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसलिए हम इनको कम महत्व देते हैं। ठीक है, स्टेट को कम महत्व देते हैं, सेंटर को ज्यादा दिया गया है, क्योंकि इनकी टेंडेंसी ही है सेपरेटिज्म वाली। इमरजेंसी प्रोविजन, इमरजेंसी प्रोविजंस आर मेंशन्ड, कहाँ मेंशन्ड है? पार्ट 18, आर्टिकल 352 to 360। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसने कहा था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था। कंकरेंट लिस्ट काफी आ रहा है, तो कंकरेंट लिस्ट में जाके थोड़ा सा देख लेंगे क्या क्या आइटम है। अगर पॉलिटी में नहीं मिलता है तो गूगल कर लेंगे, या हम प्रोवाइड करवा देंगे आपको। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था, उस समय 47 सब्जेक्ट्स थे। क्या क्या उसमें है वो थोड़ा सा देखना है, कि एजुकेशन है, मैरिज है, और भी बहुत सारे इन्वायरमेंट वगैरह चीजें हैं। और 42nd अमेंडमेंट हुआ था, तो बहुत सारी चीजों को स्टेट से निकाल के, स्टेट में रहता तो स्टेट के पास ज्यादा राइट होता। तो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी और थोड़ी सी यूनिटरी टेंडेंसी थी उनकी पर्सनालिटी में, तो कंकरेंट लिस्ट से निकाल के इस लिस्ट में तो दोनों बना सकते हैं। दोनों बना सकते हैं। और स्टेट लिस्ट में तो सिर्फ स्टेट बना सकता है, तो बहुत सारी चीजों को स्टेट से निकाल के कंकरेंट में डाल दिया गया, टू हैव मोर पावर ओवर द स्टेट्स। Which amendments added secular to preamble? 42nd Amendment, secular, socialist, and integrative word को. Suspension of fundamental rights emergencies under what? आर्टिकल 359 एक्सेप्ट, बस पता होना चाहिए कि बीस इक्कीस, अगर इसी को अगर इसको भी शामिल कर लिया जाएगा तो ह्यूमन एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगी, डिग्निटी हमारी खत्म हो जाएगी, कोई भी आएगा हमें सूट कर देगा। एंड देयर विल बी नो लॉ, नो प्रोसीडिंग्स। ठीक है, रूल ऑफ लॉ कॉन्सेप्ट कम्स फ्रॉम, कहाँ से लिया गया? किंगडम, यूनाइटेड किंगडम से, आर्टिकल 14। विच पार्ट कंटेन्स डीपीएसपी? तो ये सीडीएस था, तो इजी क्वेश्चन है। तो इसमें और 2-3 चीजें हैं, इसमें 10 की पॉइंट्स लक्ष्मीकांत से कंसाइज किया गया है। ठीक है,
Yes, sir. जैसे 10 साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर यूपीएससी। सबसे पहला पॉइंट की लेंथीएस्ट है, ठीक है। डिटेल एंड कम्प्रिहेंसिव एनालिसिस है, ओरिजिनली 395 आर्टिकल 8 शेड्यूल, अभी क्या है 470 प्लस अभी का जो है, एंड 12 शेड्यूल्स है। शेड्यूल्स हमें याद होना चाहिए, ठीक है। ब्लेंड्स ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, दैट इज, अभी एक वर्ड हम लोग देखे थे, क्वासी फेडरल। ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, अगर क्वासी फेडरल को डिफाइन करना हो तो इससे डिफाइन कर लेंगे। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है, सिंपल मेजोरिटी अमेंडमेंट, जैसे सिटीजनशिप को सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हैं। रिजिड कहाँ कहाँ पे है, जैसे स्पेशल मेजोरिटी के साथ कुछ चीजों को, जैसे मान लो गवर्नर के प्रोविजंस को, प्रेसिडेंट्स के प्रोविजंस को अगर अल्टर करना है या जो कुछ अमेंडमेंट्स लाने हैं तो फिर वो रिजिड स्पेशल मेजोरिटी के साथ आएगी। और फिर स्टेट का स्टेक वहां पे है, तो फिर वो स्टेट, हाफ ऑफ द स्टेट रेटिफिकेशन की वहां पे जरूरत होती है। फेडरल प्रोविजन, जो वैसा आइटम, वैसा चीज, वैसा इशू जो स्टेट को भी, स्टेट के ऊपर भी इम्पैक्ट डालता है, तो स्टेट का रेटिफिकेशन वहां पे चाहिए, +50, हाफ ऑफ द स्टेट। सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इसको एकदम एक लाइन में याद रखना है, इसको ऐसे याद रखना है। सो, यहाँ भी सो है, और यहाँ पे दो वर्ड ले लेंगे, सो से और डी आर। सो से डी आर, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सेकुलर, इससे आपको समझ में आ जाएगा सेकुलर की बात हो रही है। यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि सो है, तो दो वर्ड आपके यस सामने, सर, सीक्वेंस पूछते हैं सर, राइट। है ना, ठीक है। और यहाँ पे सोशलिस्ट है, तो यहाँ पे जब स्टक कर जाओगे आप सॉवरेन एंड सोशलिस्ट में, तो दोनों में से कौन सा ज्यादा ग्रेविटी वाला है, सोशलिस्ट ज्यादा ग्रेविटी है या सॉवरेन ज्यादा ग्रेविटी वाला वर्ड है। सोशलिस्ट मतलब होता है कि हमारा जो आइडियोलॉजी है वो समाज के नीचे तबकों को लेके चलना है, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि सॉवरेन है। सोवेरेनिटी, यस सर। जब हम सॉवरेन रहेंगे तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमारा जो आइडियोलॉजिकल टिल्ट है वो सॉवरेन होगा या राइटिस्ट होगा या लिबरल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप स्टक कर जाओगे तो ये डिसाइड करना है कि सॉवरेन ज्यादा पावरफुल वर्ड है इन कंपेरिजन टू सोशलिस्ट, ठीक है। तो सॉवरेन का मतलब होता है, जो मैंने बताया था एक लाइन में, इंडिपेंडेंट इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैटर्स। जो भी डिसाइड करना होगा, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विल डिसाइड, कैबिनेट डिसाइड, पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। यूएस 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 के कोई भी चीज या कोई भी पॉलिसी इन्फ्लुएंस नहीं करेगी हमारी पॉलिसी मेकिंग को। दैट इज सॉवरेन, इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैटर्स। जैसे अभी वक्त बिल आया, पास हो गया, बहुत सारे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी कम्युनिटी के लोग हैं वो विरोध कर रहे थे, बट कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, मीन्स द पार्लियामेंट इज सॉवरेन। सोशलिस्ट वर्ड जो रह गया 42nd अमेंडमेंट 1976 को। सेकुलर का मतलब होता है इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन। डेमोक्रेटिक को अगर एक वर्ड, कुछ वर्ड में डिफाइन करा जाए तो पीपल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स, पीपल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव एंड सेंड्स देम टू द पार्लियामेंट। रिपब्लिक मतलब नो हेरिडिटरी रूलर्स, इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट, जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो इलेक्टेड होता है, अनलाइक ब्रिटिश। ब्रिटेन में क्या होता है, क्राउन, क्राउन होती है जो कि हेरिडिटरी होती है। यस सर। फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस, फेडरल फीचर्स क्या क्या है, ड्यूअल पॉलिटी, सेंट्रल एंड स्टेट, डिवीजन ऑफ पावर 7 शेड्यूल में मेंशन है, ठीक है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, ये फेडरल फीचर्स है। फिर स्ट्रॉन्ग सेंटर्स है, उसका एग्जांपल दिया आर्टिकल 356, ऑल इंडिया सर्विसेज डिफाइंड, जैसे ऑल इंडिया सर्विस, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, ये सेंटर रिक्रूट करती है इसको अपने हिसाब से, इसको ट्रेन करती है लवासना में, फिर उसके बाद हर स्टेट में इनको डिप्लॉय करती हैं स्टेट ऑफिसर के ऊपर, और ये उनके बॉसेस होते हैं। और सेंटर फिर यहाँ पे सेंटर है, ये सेंटर इनको डायरेक्ट करती है, ये काम करवाओ, ये काम करवाओ। तो सेंटर इन ब्यूरोक्रेट से स्टेट ब्यूरोक्रेटिक ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी पर इनसे हेजमनिक करती है, हेजमनी करती है, ठीक है। कंट्रोल करती है, कंट्रोल वर्ड अच्छा हुआ यहाँ पे। तो ऑल इंडिया सर्विसेज जो आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, तो ये है स्ट्रॉन्ग सेंटर, दिस इज यूनिटरी फीचर्स, ठीक है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन भी ये यूनिटरी फीचर्स को देता है।
ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे वेस्ट मिनिस्टर मॉडल में नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट होते हैं हमारे में, और रियल एग्जीक्यूटिव पीएम होता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, पीएम या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मेजोरिटी पार्टी रूल है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कौन से आर्टिकल में मेंशन हो, आर्टिकल 75 में मेंशन है। फंडामेंटल राइट्स के बारे में यहाँ पे जस्टिसेबल है, इन्फोर्सेबल, कोर्ट से कुछ भी हो रहा है, मतलब एनीवन ब्रीचेस माय फंडामेंटल राइट्स आई कैन गेट इट एड्रेस्ड इन द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, आर्टिकल 226। ठीक है। 6 कैटेगरी ऑफ राइट्स है, ये तो आपको पता ही है, 14 से 18। राइट टू फ्रीडम 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, इस तरह से मतलब थोड़ा मतलब फ्लुएंस होना होगा। बार बार डिवीजन, एक्टिव रीजन, राइट टू रिलीजन 25 to 8, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4। नॉन जस्टिसेबल बट फंडामेंटल इन गवर्नेंस, नॉन जस्टिसेबल है, उसको कोर्ट में ले जाके नहीं बोल सकते हैं कि ये सब सारी चीजें मेंशन है, स्टेट हमें नहीं प्रोवाइड करा रही है, we cannot go to the court because it is non-justiciable but fundamental in governance। कोई भी गवर्नमेंट इन पावर इनको कंसीडर नहीं करेगी तो अगले बार इलेक्शन में जाएंगे तो उनको वोट नहीं मिलेगी, बिकॉज ऑल प्रोविजंस आर रिलेटेड टू द वेलफेयर ऑफ द सिटीजंस। वेलफेयर स्टेट गोल्स क्या क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44, फ्री लीगल एड, ये सब भी आर्टिकल, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये सब आर्टिकल याद होना चाहिए। आर्टिकल 39A में क्या है, 48A में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। अगर मेंस का आंसर लिख रहे हो तो स्टार्ट यहीं से कर सकते हो कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पे क्वेश्चन है, और आपको इंफोसाइज करना है कि इंडिया कर रहा है, तो डायरेक्ट आर्टिकल से कर सकते हो कि इवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 48A प्रोवाइड्स डायरेक्टिव्स टू स्टेट एंड सिटीजन्स। वैसे यहाँ पे हम कर सकते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A, 51A एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट। 11 मॉरल ऑब्लिगेशन है, प्लस था, फिर बाद में एक जोड़ा गया, रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, एग्जाम्पल के तौर पे और भी नीचे और भी हैं। ठीक है, तो वो आपको जाके बुक्स में देख लें। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू मतलब क्या होता है, कैन स्ट्राइक डाउन ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन था कि हाई कोर्ट भी, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, हाई कोर्ट भी स्ट्राइक डाउन कर सकती है, स्ट्राइक डाउन कर सकती है सेंटर्स के लॉ को। ठीक है, इसमें मेंशन नहीं है लेकिन आप इसको नोट डाउन कर लें, हाई कोर्ट भी कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट भी कर सकती है। इंटीग्रेटेड सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट ऊपर में, उसके बाद नीचे हाई कोर्ट, फिर उसके बाद सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, किसवानंदा बार बार यही रिपीट हो रहा है, सिंगल सिटीजनशिप पर, अनलाइक यूएस में डबल है, नो सेपरेट स्टेट सिटीजनशिप। इमरजेंसी प्रोविजंस में फिर वही घूम फिर के वही आ रहा है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट 358 एंड 359, यहाँ पे एक्सेप्शन है, 20 and 21। ठीक है। वाई इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी, प्रीलिम्स में प्रियम्बल, फेडरल वर्सेस यूनिटरी, ये ज्यादा बार अपेयर हुआ, फंडामेंटल राइट ज्यादा बार आया, डीपीएसपी ज्यादा बार। जब हम एक्टिव रिवीजन कल करेंगे तो सबसे पहले हम प्रियम्बल के टॉपिक को खोलेंगे अपनी लक्ष्मीकांत बुक में, फिर उसके बाद फेडरल और फेडरलिज्म पार्लियामेंट में जाएंगे, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, फिर यूनिटरी, फिर उसके बाद फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे, डीपीएसपी। अगर 10 चैप्टर रहेगा और हमें आधे घंटे का टाइम है तो सबसे पहले जो सामने दिख रहा है हाई यील्डिंग टॉपिक्स ये हैं, तो पहले इसको रिवाइज करेंगे। मेंस में क्या फोकस है, पार्लियामेंट्री सिस्टम से क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं, जुडिशियल रिव्यू से भी क्वेश्चन था, बेसिक स्ट्रक्चर से भी, करंट अफेयर्स में डिबेट ऑन सेकुलरिज्म, फंडामेंटल फेडरलिज्म पे चलते रहता है, डीपीएसपी इम्प्लीमेंटेशन पे बात होती है कि इंडिया 75 years ऑफ इंडिपेंडेंस हो गया है, अभी तक डीपीएसपी में जो भी नोवल फीचर्स हैं वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। सो दैट इज फॉर द साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसको स्टडी के रूप में नहीं लेना है, इसको इस तरीके से लेना है कि इसमें जो जो नहीं आ रहा, जो जो लूप होल्स छूट रहे थे वो देखना है। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं, गवर्नर इन यूपीएससी प्रीलिम्स। यस सर। सर मुझे तो ये रिवीजन के लिए भी काफी कंसोलिडेटेड मटेरियल लगा। मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, जैसे मान लो कोई, मतलब मैंने जो लोगों से बात करा तो मुझे ऐसा फील हुआ कि उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं 1 साल 1.5 साल 2 साल से प्रिपरेशन, लेकिन मेंटर की कमी, गाइडेंस देने वाले की कमी है। ठीक है, तो उनकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं है, तो हो सकता है इसमें बहुत सारी चीजें नहीं हो तो इसी में परेशान हो जाएंगे, इसी पीडीएफ में। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि थोड़ा सा कंटेंट ओवरलोड करें, यहाँ से चीजें ले लीजिए, अगर आपको लग रहा है तो आप इसी से कर लीजिए। अल्टीमेटली रिजल्ट यस देना है सर, यस आपको, सर। रिजल्ट देना है जिसको सबके बारे में यस हम सर। पूरा
डिटेल्स नहीं है। तो यही है, सबकी कैपेसिटी अलग है, तो अपने हिसाब से मैंने बस एक डिस्क्लेमर दिया है कि इसको ज्यादा बर्डन नहीं समझना है। गवर्नर, गवर्नर्स ऑर्डिनेंस पावर, काफी इस पे चल रहा है। लक्ष्मीकांत में और डिटेल्स है, लेकिन यहाँ पे डिटेल्स उतना हम लोग नहीं लिए हैं। आर्टिकल 213 इसमें से जस्ट मुझे याद आ गया, मैं जस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। 89 माइनस करते हैं तो हाँ, ठीक है, 91 माइनस करते हैं। 89 माइनस होगा। यहाँ 90 माइनस करना है। ओके, हाँ, ठीक है, 90 माइनस करना है। तो स्टेट, देखो ये आर्टिकल स्टेट स्पेसिफिक है, राइट? तो सेंटर, ये स्टेट स्टेट स्पेसिफिक आर्टिकल है। अगर हमें यही प्रोविजन सेंटर वाले में देखना हो, मतलब यूनियन वाला में देखना हो, दूसरे पार्ट का देखना हो, उसमें से 90 को माइनस करिए, ठीक है। 11 में से 9 जाएगा, 2, और यहाँ पे 1 3। कहने का मतलब है कि मैं उल्टा रास्ते से गया। सेंटर में प्रेसिडेंट, गवर्नर की जगह कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। तो प्रेसिडेंट भी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, आर्टिकल 123। तो मान लो आपको पता चल गया एग्जाम के पेपर में कोई आर्टिकल, और आपको कुछ हेल्प चाहिए, कुछ क्लू चाहिए, तो 123 में 90 जोड़ोगे तो 213 आएगा, ठीक है। ऐसे कहीं कहीं पे आपको हेल्प हो जाएगा। अगर 90 कभी कभी मतलब कुछ कुछ बीच में एक दो आर्टिकल का गैप है, तो 89 भी आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, तो आप यूनियन में पहुंच जाओगे। स्टेट में ऐड करोगे तो यूनियन, माइनस करोगे तो यूनियन वाले में पहुंच जाओगे, और यूनियन में प्लस करोगे तो स्टेट वाले में पहुंच जाओगे। समझे समझे मैं क्या कहना चाह रहा यस यस। हूँ, है ना? 90 या 89, ठीक है, 90 या 89 जोड़ोगे। मतलब हो सकता है आपको कुछ क्लू मिल गया हो क्वेश्चन पेपर में, या अपनी जानकारी के लिए आप करना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। 90 या 89, तो हम इसमें यहाँ से निकाल लिए प्रेसिडेंट्स आर्टिकल, यहाँ पे स्टेट्स का और प्रेसिडेंट का 120 और 123। तो 123 213, ये दोनों आर्टिकल को याद रखना है, या कोई भी एक आर्टिकल याद रहे तो 90 जोड़ के या 90 सब्ट्रैक्ट करके। तो ये आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिस्क्रिशनरी पावर लिमिटेड टू हंग असेंबली। डिस्क्रिशनरी पावर कहाँ कहाँ गवर्नर यूज कर सकता है, ठीक है। हंग असेंबलीज रहे, फिर रिजर्वेशन ऑफ बिल, बीपी सिंगल केस से रिलेटेड है, रिजर्वेशन ऑफ बिल भी कर सकते हैं। गवर्नर्स रिलेशन विद सीएम, ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है, ये था कीवर्ड उसमें। फिर आर्टिकल 360, आर्टिकल 163, बाउंड बाय द मिनिस्ट्रियल एडवाइस एक्सेप्ट डिस्क्रेशन। डिस्क्रेशन जो यहाँ पे हंग असेंबली की बात हुई है, हंग असेंबली में तो कोई सजेस्ट नहीं कर सकता। मान लो 80 सीट्स का स्टेट असेंबली में 80 सीट्स है, कोई 40 लाया, कोई 23 लाया, कोई 22 लाया, कोई 24 लाया। ऐसे ये हंग असेंबली हो गया, और इंडिपेंडेंट 2 5 6 ऐसे सीट्स लेके आए। यहाँ पे तीनों में से किसी ने मेजोरिटी क्रॉस नहीं करी, तो यहाँ पे गवर्नर का डिस्क्रेशन होगा कि वो इन तीनों में से किस पार्टी को बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं। तो फिर ए मान लेते हैं, ये ए पार्टी, बी पार्टी, सी पार्टी हो गई। तो ए पार्टी इसके साथ कोलैबोरेट कर ले या इसके साथ कोलैबोरेट कर ले, और नीचे से दो लोगों को फिर यहाँ से कोलैबोरेट करके 40 प्लस, जो 50 प्लस लाना है, वो 40 प्लस का आंकड़ा पार करके पहले स्वेर इन सेरेमनी कर ले, फिर उसके बाद अपना गवर्नमेंट बना ले। तो हंग असेंबली इसको बोलते हैं। वहां पे रिजर्वेशन ऑफ स्टेट बिल, स्टेट बिल को रिजर्व कर सकते हैं। तो आर्टिकल यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 200, कैन रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन। यहाँ पे रिसेंटली एक न्यूज में था, मुझे भी मैं ज्यादा अपडेटेड नहीं था, घर गया था, तो प्रियंका ने हमसे क्वेश्चन पूछा था, मैं नहीं बता पाया था उनको। फिर मैंने पढ़ा था अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो आया है, कि गवर्नमेंट हैज टू रिटर्न द प्रेसिडेंट हैज टू रिटर्न द बिल विद इन 3 मंथ्स। तो ये आप एक बार गूगल कर लोगे, या मैगजीन में आपको कवर हो जाएगा। तो ये दिस इज वेरी लैंडमार्क, हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से पूछ दिया जाए।
क्योंकि क्वेश्चन सेट होना स्टार्ट हो चुका है। अपॉइंटमेंट प्रोसेस के बारे में, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स कौन से आर्टिकल, आर्टिकल 155 देख लेना, यूजुअली 5 ईयर टर्म्स। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं गवर्नर को यूजली फॉर 5 ईयर टर्म्स, बट इट इज नॉट फिक्स्ड अंडर विच आर्टिकल, अंडर आर्टिकल 155। रोल इन प्रेसिडेंट्स रूल, प्रेसिडेंट्स रूल में गवर्नर का क्या रोल होता है, तो इमरजेंसी इंटरफेस, वो एकदम एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटर बन जाते हैं। आर्टिकल 356 में डिफाइन है, सबमिट्स रिपोर्ट ऑन स्टेट गवर्नमेंट्स डायरेक्टली टू द पार्लियामेंट। पार्डनिंग पावर है, ठीक है, जुडिशियल मर्सी भी है, कौन से में है, आर्टिकल 161। आर्टिकल 161 में फिर 90 आप माइनस करोगे तो 11 1 और 61, ठीक है, तो प्रेसिडेंट का निकल के आ जाएगा लगभग। तो इस आर्टिकल 161 में ये है, बट नॉट कोर्ट मार्शल, बिकॉज कोर्ट मार्शल में नहीं होता है, ये एक्सेप्शन वगैरह है, इस पे ध्यान देना है। क्योंकि प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के पास ही ऑथोरिटी होती है कोर्ट मार्शल से रिलेटेड पार्डनिंग करने का। क्योंकि सुप्रीम कमांडर तीनों विंग के होते हैं, नौसेना, थल सेना और वायुसेना। चांसलर रोल इन यूनिवर्सिटी, जो गवर्नर होते हैं स्टेट की यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के चांसलर ऑटोमेटिक अपॉइंट हो जाते हैं वो। इट इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बट स्टेचुटरी फंक्शन, ये क्वेश्चन पूछ दिया गया था। ठीक है, ऑर्डिनेंस रिवोक की अथॉरिटी होती है, बिल्कुल होती है, कैन विथड्रॉ एनी टाइम लाइक प्रेसिडेंट। ठीक है, ऐसे पढ़ना है। फाइनेंशियल इमरजेंसी पावर क्या होती है गवर्नर के पास, अंडर आर्टिकल 360, नो डायरेक्ट रोल, डायरेक्ट रूल नहीं है। लाइक प्रेसिडेंट्स रूल, प्रेसिडेंट्स रूल में डायरेक्ट रोल हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेटर और एग्जीक्यूटिव पूरा ले लेते हैं अपने हाथ में, लेकिन फाइनेंशियल में डायरेक्ट रोल नहीं होता है और अभी तक लगाया भी नहीं गया है जब से कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में है। डिस्क्रिशन इन ट्राइबल एरियाज, स्पेशल गवर्नेंस से रिलेटेड ये है। और फिफ्थ सिक्स शेड्यूल लिमिटेड डिस्क्रिशनरी पावर दिया गया है, लेकिन डिस्क्रिशन है। आर्टिकल शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 यहाँ पे मेंशन है। इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेंगे क्योंकि ये मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है और प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट। ट्राइबरी एडवाइजरी काउंसिल थोड़ा सा देख लोगे आप लोग लक्ष्मीकांत में, तो थोड़ा सी क्लैरिटी आ जाएगी। पीएससी को ये गवर्न करते हैं, फिर उसमें इलेक्शंस वगैरह भी होते हैं। एड्रेस टू स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर को एड्रेस करते हैं। एनुअल पॉलिसी स्टेटमेंट, दैट इज बजट, स्टेट बजट को जो प्रेसिडेंट सेंटर में करते हैं, गवर्नर स्टेट में करते हैं। 176, 176 ये जो है, इसमें 90 अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 266। तो हमें एग्जैक्ट याद नहीं है, अगर ऐसे कर करके आप लोग देख देख सकते हो तो थोड़ा सी क्लैरिटी आएगी। रिमूवल प्रोसेस कैसे करता है, कौन रिमूव करता है, तो प्रेसिडेंट रिमूव्स। नो इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट पॉलिसी क्यों नहीं लाई जाती है, ये पॉलिटी में काफी अच्छे से डिफाइन है। क्योंकि इनका डायरेक्ट जनता से कोई, पीपल से ज्यादा अटैचमेंट होता नहीं है, इज डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय यूनियन, इसीलिए इम्पीचमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, रोल इन मनी बिल्स, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मनी बिल में कैन नॉट रिटर्न लाइक प्रेसिडेंट फॉर द सेंट्रल बेस। मनी बिल में ये क्यों नहीं रिटर्न कर सकते हैं, क्योंकि मनी बिल वो पहले परमिशन लेके ही प्रेसिडेंट और गवर्नर से लाया जाता है। तो यहाँ पे लॉजिकल ये है कि वो मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकते हैं क्योंकि पहले ही प्रायर परमिशन ले लिया जाता है। की इंसाइट फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन, डिस्क्रिशनरी पावर को 4 बार अपेयरेंस हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आप जाके देखना लक्ष्मीकांत में, इसको अच्छे से रिवाइज करना। 3 बार पूछा गया है। प्रेसिडेंट्स रूल्स 3 बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। तो हमारा काम क्या बनता है, इन 3 चीजों को प्रायोरिटी देना। जुडिशियल प्रेसिडेंट, क्या क्या केसेस हैं गवर्नर से रिलेटेड, बीटी सिंगल केस 2010 में। लिमिट्स रिमूवल आर्बिट्रेरीनेस, जैसे मान लो गवर्नमेंट को रिमूव कर दे रही है, ठीक है। फ्लोर टेस्ट, फ्लोर टेस्ट नहीं हो पा रहा अभी मणिपुर और डिफरेंट स्टेट्स में, वो अभी केसेस। फिर नाबम रेबिया केस 2016, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें रिस्ट्रिक्ट फ्लोर टेस्ट डिस्क्रिशन, जैसे मैंने अभी मेंशन करा फ्लोर टेस्ट।
कि आप जैसे आपको लग रहा है कि कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट लूज कर रही है, तो आप उनको आने दीजिए असेंबली में, और उनको प्रूव करने दीजिए कि उनके पास, मान लो आप एग्जांपल लिए थे 40+ मेजोरिटी उनके पास है कि नहीं, एमएलए उनके साथ हैं कि नहीं इतने एमएलए। गवर्नर डायरेक्टली रिमूव कर दे रही है, और प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर कर दे रही है, या रिकमेंडेशन सेंटर में भेज दिया जा रहा है। तो दीज आर द टू इम्पोर्टेंट केसेस, आप इस पे थोड़ा सा ध्यान दोगे। कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट क्या है? हंग असेंबली मैनेजमेंट। हंग असेंबली में जो डिस्क्रेशन होता है गवर्नर का, तो वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। बिल रिजर्वेशन पॉलिटिक्स, जैसे मान लो कोई गवर्नमेंट बिल लेके आई, और जो गवर्नर है वो सेंटर का एजेंट है, लेकिन सेंटर की गवर्नमेंट उस स्टेट में नहीं है, तो बिल रिजर्व कर लेती है। जैसे मान लो कोई वेलफेयर मैकेनिज्म का बिल हो, या कुछ फ्री बीज का हो, या कुछ मोटिवेटेड हो, या कुछ ऐसा जो गवर्नमेंट इन यूनियन, जो सेंटर में गवर्नमेंट है उसकी आने वाले फ्यूचर्स को इम्पैक्ट करे, तो गवर्नर को डायरेक्ट कर देती है कि आप होल्ड कर लो, तो होल्ड हो जाता है। फिर स्टेट वाले असहाय महसूस करते हैं। यूनिवर्सिटी अपॉइंटमेंट्स में क्योंकि जो होते हैं प्रोफेसर वगैरह, उसमें काफी रोल होता है स्टेट का, तो वहां पे भी ये कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट है, करप्शन वगैरह की चीजें हैं, तो ये मेंस पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ये चीजों पे फोकस करिएगा। गवर्नर और प्रेसिडेंट में अंतर देख लेते हैं। स्टेट बिल्स कैन बी रिटर्न वंस, फाइन, गवर्नर कैन रिटर्न। मनी बिल्स कैन नॉट बी रिटर्न, आइदर प्रेसिडेंट और गवर्नर। ठीक है, लिमिटेड पार्डनिंग पावर है इसके पास, वाइडर पार्डनिंग अथॉरिटी है, क्योंकि ये सुप्रीम कमांडर भी होते हैं हमारे तीनों सेना के। गवर्नर इन इंजीनियरिंग, ठीक है, यहाँ पे पूछा है कि गवर्नर्स टेक्निकल्स। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे की टेक अवेज में आते हैं। आर्टिकल 213 काफी इंपॉर्टेंट है, कैन प्रोमोगेट ऑर्डिनेंसेस फॉर इंजीनियरिंग कॉलेजेस, क्योंकि इंजीनियरिंग से है तो इंजीनियरिंग कंटेक्स्ट इसमें लाया गया है। लेकिन यहाँ पे बस आपको ये ले लेना है, आर्टिकल 166, आर्टिकल 213, आर्टिकल 161 लिमिटेड पार्डनिंग पावर जो है। ठीक है, स्टेचुटरी रोल ले लेना है कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल वेरीज बाय स्टेट एक्ट। या आर्टिकल 200 काफी इंपॉर्टेंट है, कैन रिजर्व ग्रीन बिल्स फॉर द प्रेसिडेंट, मतलब रिजर्वेशन से रिलेटेड है कि कोई भी बिल को रिजर्व कर सकती है फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। और अभी जो नया जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, उसके साथ इसको ऐड करके पढ़िएगा। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं आर्टिकल 202 अप्रोक्स स्टेट बजट एलोकेशन। तो स्टेट बजट एलोकेशन से भी काफी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 154, फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट सर्विसेज। ठीक है, तो कभी भी जो ऑल इंडिया सर्विसेज में सिलेक्ट होते हैं, तो सिलेक्ट होने के बाद ट्रेंड होते हैं लवासना में, लवासना के बाद डायरेक्ट राष्ट्रपति भवन आते हैं। ठीक है, उसी तरह स्टेट सर्विसेज का जो फॉर्मल हेड होता है वो गवर्नर राजभवन में पहुंचते हैं, आर्टिकल 154। ईपीएफओ में क्वेश्चंस क्या क्या आए, तो फिर वो लेबर इन्फोर्समेंट ये एजेंसी है, तो फिर उसी हिसाब से, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा आर्टिकल देखना है। आर्टिकल 223 अगेन रिपीट हो रहा है, आर्टिकल 161 अगेन रिपीट हो रहा है, आर्टिकल 200 अगेन रिपीट हो रहा है, कैन रिजर्व। ठीक है, लेकिन ये नहीं देखना है लेबर, तो वो उस हिसाब से कंटेक्सुअल क्वेश्चन बनाया गया है, बट यू नीड टू फोकस ऑन आर्टिकल 200, व्हाट डज इट मीन। ठीक है, सेरेमोनियल रोल होता है, नो एग्जीक्यूटिव पावर इन हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, आर्टिकल 166, आर्टिकल 163, आर्टिकल 200, बार बार वही रिपीट हो रहा है, और उसी को डिस्गाइज मैनर में क्वेश्चंस डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में, जैसे सीडीएस में चीफ डिफेंस स्टाफ है, सीडीएस ना, माइंड डिफेंस सर्विस, तो फिर वहां पे उस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आगे वाले में हमने इसको एक्सक्लूड कर दिया है जहाँ पे ज्यादा नहीं है, so वही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। आर्टिकल 355, कोऑर्डिनेट्स विद सेंटर फॉर सेंट्रल फोर्सेस, ये एक देख लीजिएगा। फिर वो सेंट्रल फोर्स है, चलिए यहाँ पे देखते हैं इन की फैक्ट्स। की फैक्ट्स अबाउट द गवर्नर फॉर यूपीएससी, अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट, कौन से आर्टिकल के थ्रू? आर्टिकल 155 के थ्रू। सर्व्स एट प्रेसिडेंट्स प्लेजर, आर्टिकल 156। सिंपल सा है, 155 अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट, कंटिन्यूज इन द सर्विस बाय द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ऐसे करके 155 156। टर्म्स 5 years है, नॉट फिक्स, कभी भी हटाया जा सकता है, रिमूव्ड एनी टाइम। डिस्क्रिशनरी पावर बिल्कुल है, अपॉइंट सीएम्स इन हंग असेंबली, एंड दिस इज वेरी क्या उसको बोलते हैं, नेक्सस चल रहा है अभी।
प्रेसिडेंट्स रूल आर्टिकल 356 में रोल इनका होता है। रिजर्व बिल्स अंडर आर्टिकल 200 अगेन रिपीट होगा, ये बार बार रिपीट हुआ ना तो आपको खुद याद हो जाएगा। अंडर आर्टिकल 200 देयर इज रिजर्व बिल, गवर्नर कैन रिजर्व द बिल। ऑर्डिनेंसेस के बारे में अध्यादेश जो बोलते हैं हिंदी में, कैन इशू व्हेन असेंबली इज नॉट इन सेशन। मैं सोच रहा था हिंदी मीडियम वालों के लिए, तो मैं थोड़ा सा असहाय महसूस कर रहा था, तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि इतना तो समझ जा रहे हो ना कि ऑर्डिनेंस आपको इसको इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है, टाइम की कमी है, नहीं तो इसको ट्रांसलेट करने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। या आप इसको, आपके पास लैपटॉप टैब या मोबाइल है तो इसको आप ट्रांसलेट भी कर सकते हो गूगल गूगल ट्रांसलेशन पे, ठीक है। आप सिर्फ गूगल पे डालोगे ट्रांसलेट इंग्लिश टू हिंदी, यहाँ से कॉपी करके वहां पे पेस्ट करोगे, साइड में आ जाएगा हिंदी वर्जन। लेकिन मैं कहूंगा कि एटलीस्ट आप यहाँ पे चीजें समझ जा रहे हैं तो आप फोकस करिए अपने स्टैंडर्ड बुक क्लास नोट्स, वही ज्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा। क्योंकि वहां पे और भी चीजें रहेंगी, प्लस ये ऐड ऑन होगा तो काफी होलिस्टिक हो जाएगा और फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। और ये अगर अच्छे से कर लोगे ना तो आपका स्टेट एग्जाम भी काफी अच्छा हो जाएगा। प्रीलिम्स में जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट होते हैं, जो कोर यूपीएससी एस्पिरेंट होते हैं, जो यूपीएससी के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, वो अगर उनको अगर सिर्फ मेंस लिखवा दिया जाए स्टेट पीसीएस का तो वो टॉप 100 में आ जाएंगे। लेकिन प्रीलिम्स ही उनसे क्रैक नहीं हो पाता क्योंकि वो फैक्चुअल चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं, और प्रीलिम्स का कट ऑफ 5 नंबर से 10 नंबर से 4 नंबर से छूट जाता है। और जिन जो थोड़ा सा स्मार्ट होकर फैक्चुअल चीजों को भी साथ में लेके चलते हैं तो वो रैंक ले आते हैं। तो आप लोग कर लीजिएगा अच्छे से पार्डनिंग पावर के बारे में, ठीक है। फॉर स्टेट ऑफेंसेस, स्टेट में जो ऑफेंसेस वगैरह हो रहे हैं तो उसमें पार्डनिंग पावर उनको दिया गया है गवर्नर को। इम्यूनिटी भी है, लीगल प्रोटेक्शन फॉर ऑफिशियल एक्ट्स। ऑफिशियल एक्ट्स में जो भी, जैसे मान लो कोई गलत डिसीजन ले लिया गया और किसी को ज्यादा फेवर हो गया और गवर्नर का साइन है, तो फॉर ऑफिशियल ड्यूटी विल नेवर अकाउंटेबल। लेकिन जो उनका पर्सनल जो है, पर्सनल के लिए, पर्सनल पर्सनल लाइफ में जो भी करते हैं उनके लिए उन पर केसेस वगैरह चल सकते हैं, ऑफिशियल के लिए नहीं, ऑफिशियल एक्ट्स के लिए नहीं, पर्सनल के लिए हो सकता है। कंट्रोवर्सी क्या हो रहा है कि सीन एज ए सेंटर के एजेंट के रूप में उनको देखा जा रहा है। मिसयूज ऑफ पावर हो रहा है, आर्बिट्रेरी प्रेसिडेंट रूल लगाया जा रहा है, हंग असेंबली में गलत डिसीजन लिए जा रहे हैं, फ्लोर टेस्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और ये सरकारिया कमीशन यूपीएससी में आ चुका है, आज एक क्वेश्चन भी डाले हुए थे नाजी। रिकमेंडेड न्यूट्रलिटी, ठीक है, रिकमेंड करा, ये कमीशन ने रिकमेंड करा कि न्यूट्रलिटी मेंटेन करिए, कंसल्टेशन विद सीएम बिफोर प्रेसिडेंट रूल्स रिकमेंड करने से पहले सीएम के साथ मीटिंग करिए, बात करिए कहाँ पे मशीनरी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेक हो रही है। जुडिशियल चेक्स, ठीक है। जुडिशियल चेक्स क्या होता है, एससी रूलिंग्स प्रिवेंट डिलेज इन गवर्नमेंट फॉर्मेशन। अगर गवर्नमेंट, जैसे मान लो इलेक्शन हुआ और विद इन 10 डेज गवर्नमेंट फॉर्मेशन नहीं हो रहा तो क्या होता है, हॉर्स ट्रेडिंग और एमएलए की खरीद बिक्री चलने लगती है कि तुम मेरे पार्टी में आ जाओ तो हम मेजोरिटी प्रूव करेंगे तो 2 करोड़ देंगे, 5 करोड़ देंगे, ऐसे करके। तो जुडिशियल चेक्स भी है इन गवर्नमेंट फॉर्मेशन। मिस यूज ऑफ डिस्क्रेशन, यहाँ पे भी डिस्क्रेशन का गलत यूज होता है, इट इज ए मैटर ऑफ डिबेट। रोल क्या है, नॉमिनल हेड है, बट क्रिटिकल इन कॉलिशन पॉलिटिक्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। अगर कॉलिशन पॉलिटिक्स है तो फिर वहां पे काफी रोल इनका क्रिटिकल हो जाता है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस यानी ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैशनरी, स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन सही से काम नहीं कर पा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, रायोट्स हो रहे हैं, फिर उसके बाद दंगा फसाद हो रहा है, तो वहां पे इनका जो रोल होता है वो डिस्क्रिशन हो जाता है। आइदर ही विल कोऑपरेट विद द chief minister or whether he will send recommendation to president for the implementation of state emergency। तो यहाँ पे रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग ने यहाँ पे देखा इस सेशन का बस यही इम्पोर्टेंस है कि आपको इसको प्रायोरिटी नहीं देना है। मतलब मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैं लास्ट जो वर्ड इज दैट, डोंट गिव इट प्रायोरिटी। इसको रिफर करो, देखो कहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं और सरकारिया। और इसके साथ एक कमेटी हम लोग यहाँ पे मेंशन नहीं कर पाए, एक कमेटी आप लोग यहाँ पे देख लेना, पुंछी कमीशन, सरकारिया कमीशन की जगह पुंछी कमीशन का भी रिकमेंडेशन रिलेटेड टू गवर्नर है, तो इसको एड ऑन करना, लक्ष्मीकांत में है ये। तो हाउ वाज द सेशन? बहुत अच्छा सर। कौन बोला इतना जोर से? Yes, sir, it was good. तो बेनिफिशियल। हाँ, तो 2026 अच्छा के लिए सर। बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है।
और सर 26 ट्वेंटी वालों के लिए परसेंट। बहुत अच्छा है सर, अभी से ध्यान देके पढ़ेंगे हम लोग तो। हाँ लेकिन नहीं पढ़ोगे ना। पढ़ेंगे सर, पढ़ो। पढ़ रहे हैं सर। ठीक है। तो पिछला ठीक वाला है तो फोटो कॉपी भी करा लिए जो हाई एंडिंग वगैरह बताए थे आप। हाँ देखो अभी देखो, अगर देखो मैंने सिंपल सा कहना है, मैं भी अपने प्रिपरेशन फेज में बस यही जानता था, निकालना है तो निकालना है, नहीं हुआ बात अलग है। बहुत सारे सिचुएशनल क्राइसिस और कॉन्टेक्चुअल चीजें होती लाइफ में, बहुत चीज चलता है। इसका मतलब ये नहीं कि मतलब ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है, मेरा एक ही फिलोसफी है, कुछ भी करो लाइफ में अच्छे से करो, नहीं करना है तो कुछ और करो। अगर सोच लियो एग्जाम निकालना है तो फिर मर जी के निकालो। ठीक है, निकालो, कोई ऊपर से रैंक लाओ, नीचे से रैंक लाओ, बीच में रैंक लाओ, कहीं भी लाओ, निकाल लो। और टाइम फिक्स करो। जैसे मैंने शुरू में बोला कि एक लड़के ने 2024 को अटेम्प्ट बनाया, फिर 25 करा, अब 26 में चला गया, अब 26 में क्या होगा, देगा ही देगा मजबूरी से, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि निकालना है तो निकालिए, और नहीं करना है तो फिर छोड़ दीजिए। और बहुत लोग सोचते हैं कि नहीं मैं एंजॉय करूंगा, ये देखूंगा वो देखूंगा, शिमला मुंबई मनाली जाओ, वहां पे अच्छे से करो। पढ़ाई के साथ क्या करना है, तो मेरा यही है कि करना है तो करना है। 1 महीने का टाइम बचा हुआ है, सारे चीजों को साइड लाइन कर दीजिए, मोबाइल को भी लमसम व्हाट्सएप पे दूर रहिए। सारा चीज तो पता चल ही जा रहा है कब सेशन है कब सेशन नहीं है। अभी फ्राइडे तक रेगुलर सेशन चलेंगे, आज थोड़ा सा 5-10 मिनट थोड़ा सा शुरू में चला गया, अदरवाइज विल कम एंड डायरेक्टली स्टार्ट विद द सेशन और वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। तो बस जाइए और पढ़ाई करिए, और समय बहुत कम है, 1-1 घंटा भी अगर डेली आप लोग देते हो तो वो